नमस्कार। आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के समय निर्मित इमारतों के ऊपर वो चर्चा करेंगे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो निर्माण कार्य थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक महान सेनानायक और योग्य प्रशासक होने के साथ साथ कला, साहित्य और संस्कृति का संरक्षक भी था। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से अलाउद्दीन खिलजी है वो पूर्णतः अनपढ़ था, इसके बावजूद सल्तनत काल में सर्वाधिक सुंदर और तकनीकी दृष्टि से जो पूर्णतः दोष रहित इमारतों के निर्माण का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को ही दिया जाता है। यानी सल्तनत काल में अभी तक जो इमारतें बनी थी उनमें सर्वाधिक सुंदर और तकनीकी दृष्टि से जो पूर्ण रूप से दोष रहित इमारतें हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही बनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही पहली बार इमारतों के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही पहली बार इमारतों के निर्माण में है वो अरबेस्क शैली का प्रयोग किया गया था। अरबेस्क, इस शैली की जो है वो 4 प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। ये जो अरबेस्क शैली है इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। अरबेस्क शैली के अंतर्गत इमारतों के निर्माण में लाल पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर का प्रयोग भी किया जाता था। यानी इस शैली के अंतर्गत जो इमारतें निर्मित की गई उनमें लाल पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर का प्रयोग भी मिलता है। इसके अलावा इस शैली के अंतर्गत, अरबेस्क शैली के अंतर्गत जो इमारतें निर्मित की गई उन इमारतों में वो पत्थरों के ऊपर वो फूल पत्तियों का अंकन भी बहुतायत मिलता है। इस शैली में जो निर्मित इमारतें हैं उन इमारतों में कुरान की आयतें भी सुंदर लेखन शैली में है उत्कीर्ण की गई थी। अरबेस्क शैली में जो कुरान की आयतें हैं वो भी एक प्रकार से पत्थरों के ऊपर है वो सुंदर लेखन शैली में उत्कीर्ण की गई मिलती है। इसके अलावा इसी अरबेस्क शैली में है वो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग भी मिलता है। यानी जो इमारतें निर्मित की गई उनकी दीवारों पर पत्थरों को है वो एक प्रकार से कुरच कर या कुरेद कर या उनके ऊपर है वो विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई थी। ये 4 प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो अरबेस्क शैली की मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का दूसरा सुल्तान था जिसने दिल्ली के समीप है वो एक नए नगर की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसके शासनकाल में या जिसने सल्तनत काल में दिल्ली के समीप एक नए नगर की स्थापना की थी जिसे किला ए राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का दूसरा प्रमुख सुल्तान था जिसने दिल्ली के समीप एक नए नगर की स्थापना की थी जिसे सीरी नगर के नाम से जाना जाता था। सीरी नगर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो दूसरा प्रमुख निर्माण कार्य करवाया गया था वो था सीरी का दुर्ग। इसी नव स्थापित सीरी नगर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया, एक किले का निर्माण करवाया गया जो सीरी फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह जो सीरी नगर था, इस सीरी नगर में ही जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी, इसी नगर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे सीरी दुर्ग कहा जाता था या सीरी किला कहा जाता था। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा प्रमुख निर्माण कार्य है वो 1000 सितून या 1000 स्तंभों या 1000 खंभों वाला महल माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा प्रमुख निर्माण कार्य है वो दिल्ली में करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 1000 सितून नामक एक महल का निर्माण करवाया था। यह महल 1000 खंभों या स्तंभों पर टिका होने के कारण इसे 1000 सितून या 1000 खंभों वाला महल कहा जाता था।
इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का जो चौथा प्रमुख निर्माण कार्य है वो है एक मस्जिद जमेयत खाना, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजधानी दिल्ली में करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में पूर्णतः मुस्लिम शैली में, सल्तनत काल में पूर्णतः मुस्लिम शैली में जो पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था वो दिल्ली में करवाया था, जिसका नाम जमेयत खाना मस्जिद था। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में जमेयत खाना के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो सल्तनत काल में निर्मित, या ऐसा कह सकते हैं कि जो सल्तनत काल में पूर्णतः ईरानी, या ऐसा कह सकते हैं कि मुस्लिम शैली में निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया गया था, जिसे हौज खास नाम दिया गया था। वर्तमान में दिल्ली में जो हौज खास वाला क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम है हौज खास। ऐसा माना जाता है कि यह हौज खास वाला क्षेत्र जो है उसी हौज खास तालाब के ऊपर स्थित है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में हौज खास नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। उसी स्थान पर वर्तमान में दिल्ली का हौज खास एरिया स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों में जो सबसे प्रमुख निर्माण कार्य है वो अलाई दरवाजा माना जाता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जितने भी निर्माण कार्य करवाए गए थे, उन निर्माण कार्यों में जो सबसे सुंदर और विशिष्ट माना जाता है वो अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में निर्मित करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में निर्मित अलाई दरवाजे को यूरोपियन इतिहासकारों ने भी तकनीकी दृष्टि से वो सुंदर, अत्यधिक सुंदर और सर्वश्रेष्ठ इमारत माना है सल्तनत काल में। यूरोपियन, या ऐसा कह सकते हैं कि पाश्चात्य इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता हेवल, फर्ग्यूसन आदि ने सल्तनत काल की सर्वाधिक सुंदर व पूर्णतः दोष रहित इमारत है वो इसी अलाई दरवाजा को माना है, और इसे सल्तनत कालीन बहुमूल्य रत्न भी कहा है। यानी जो यूरोपियन इतिहासकार है हेवल और फर्ग्यूसन, उन्होंने अलाई दरवाजा को सल्तनत काल की सबसे सुंदर और तकनीकी दृष्टि से पूर्णतः दोष रहित इमारत माना है, और इसे सल्तनत कालीन बहुमूल्य रत्न भी कहा है। यानी सल्तनत कालीन इमारतों में इन यूरोपियन इतिहासकारों ने अलाई दरवाजे को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही पहली बार अरबेस्क शैली का प्रयोग किया गया था, जिसकी 4 प्रमुख विशेषताएं मैंने आपको बताई कि लाल पत्थर के साथ साथ पहली बार सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग मिलता है। पहली बार इमारतों के वो इन पत्थरों पर वो फूल पत्तियों का अंकन किया गया था। पत्थरों को एक प्रकार से वो कुरच कर उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों की आकृतियाँ बनाई गई। कुरान की आयतें हैं वो इसी शैली के अंतर्गत है, वो अरबेस्क की शैली के अंतर्गत ही पत्थरों पर सुंदर शैली में है उत्कीर्ण की जाती थी। विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय जो डिजाइन है, जैसे कि आयताकार है, चौकोर है, या जो लाइनें हैं, वो विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय डिजाइन है वो इन पत्थरों के ऊपर बनाई जाती थी। ये चारों अरबेस्क की शैली की प्रमुख विशिष्टताएं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो निर्माण कार्य हैं उन निर्माण कार्यों पर आज हमने चर्चा की थी। अगले क्वेश्चन में हम मोहम्मद बिन तुगलक के है वो नव परिवर्तित योजनाओं या उसके द्वारा जो एक प्रकार से नवाचार किए गए थे, उन नवाचारों के ऊपर या नव परिवर्तनों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु है वो 1316 में हुई। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो मलिक नायब था उसके द्वारा, जो कि जिसे 1000 दिनारी या मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, उसने सत्ता को हस्तगत करने का प्रयास किया और उसने रामचंद्र देव
की पुत्री झट्यपाली से उत्पन्न अलाउद्दीन के पुत्र शहाबुद्दीन उमर, जिसकी उम्र उस समय 6 वर्ष थी, को सिंहासन पर बिठाकर और सत्ता को हस्तगत करने का प्रयास किया। उसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के वो 2 पुत्रों को मरवा दिया गया। खिज्र खां को वो अंधा करवाकर मरवा दिया गया और अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खान को मारने के लिए भी उसके द्वारा जल्लाद भेजे गए, परंतु अलाउद्दीन के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा उन जल्लादों को अपने पिता द्वारा उनके प्रति किए गए एहसानों के प्रति एहसानमंद रहने के लिए राजी कर लिया, जिसके कारण उन जल्लादों ने वापस लौटकर मलिक काफूर का ही वध कर डाला। और इस प्रकार मलिक काफूर की हत्या के बाद अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से 1316 ईस्वी में सुल्तान बना, परंतु 1320 ईस्वी में उसी के एक निकटस्थ अधिकारी खुसरो शाह ने उसकी हत्या करके खिलजी वंश का अंत कर दिया। परंतु शीघ्र ही आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त गयासुद्दीन तुगलक शाह ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1320 ईस्वी में वो तुगलक वंश की स्थापना की और तुगलक वंश की स्थापना कर स्वयं सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का है वो सुल्तान बना, जिसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां, जिसकी उपाधि उलूग खां भी मिलती है, जोना खां या उलूग खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। सल्तनत काल का सर्वाधिक पढ़ा लिखा और शिक्षित सुल्तान माना जाता है और जिसने अपने समय से अग्रगामी यानी समय से लगभग सैकड़ों वर्ष आगे के प्रयोग है वो करने का प्रयास किया, परंतु उसके प्रयोग पूर्णतः असफल रहे। उन्हीं के ऊपर है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।